So now we are going to begin with section 24, 2 clause 24, which is manufacturer. And हमने अब तक सब भी ऊपर के पार्ट्स कर लिए, आई बटन पे जाके आप देख लीजिए। बेसिकली जो मेजर पार्ट है ना इस पूरे एक्ट में, वो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अच्छे से कर लो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसका अच्छे से कर लो, सीसीपी अच्छे से कर लो, डेफिनेशंस अच्छे से कर लो, बाकी डन है पूरा एक्ट, ठीक है। और बस रट लेनी है चीजें। और कुछ गिने चुने केस लॉज है जो मैं आपको साथ साथ करवाती जा रही हूँ। ठीक है। मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनाता है वो मैन्युफैक्चरर है, सिंपल। जो असेंबल करता है प्रोडक्ट को, वो भी है। लाइक फॉर एग्जांपल पार्ट्स मेड बाय अदर्स। कार के पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, ठीक है, और मैं कार के पार्ट्स असेंबल कर रही हूँ, मैं असेंबल कर रही हूँ उस कार में, कार की चेसी के ऊपर लगा रही हूँ वो पार्ट्स। दिस इज अगेन मैन्युफैक्चरर हूँ मैं। या फिर मैं स्टैंप लगाती हूँ, बैग्स बाहर से बनकर आ रहे हैं चाइना से और मैं गुची का मार्क यूएस में बैठ के लगाती हूँ, दैट इज अगेन आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ जाओ। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पेनल्टी भी लगती है। सेक्शन टू क्लॉज, नॉट टू क्लॉज बट अगेन इफ यू वुड लुक एट सेक्शन 89 यू आर गोइंग टू सी द पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की 2 से 5 साल की सजा है एंड आपके ऊपर आई थिंक 10 से 50 लाख रुपीस का फाइन है, ठीक है। सो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब ऑफ कोर्स फॉल्सली प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना, फॉल्स गारंटीज देना उस प्रोडक्ट की, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन देना कि अगर वो मैन्युफैक्चरर खुद अपने मुंह से बोले तो लगेगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। क्या है हम पढ़ेंगे, बट डेलिबरेटली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसील करना, दिस इज व्हाट दिस इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। 89 देखोगे पेनल्टीज, वो भी देखिए। पेनल्टीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट पेनल्टीज भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अब आप आ जाओ इधर। पर्सन, कौन कौन पर्सन होता है, दिस नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। लाइक प्रोडक्ट लाइबिलिटी जब आप लिखोगे 82 भी लिखोगे, जब आप 82 से 87, तो आप इनको 2 क्लॉज 34, 36, 37, 38 और 2 क्लॉज 22 भी लिखोगे, ठीक है। एंड देन फिर तो आपका खत्म ही है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पर लगता है, ये प्रोडक्ट सेलर पे लगता है और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर पे लगता है कि वो कॉम्पनसेट करेगा, सिंपल, जो भी हार्म कॉज हुआ है टू द कंज्यूमर बाय द डिफेक्टिव प्रोडक्ट सोल्ड और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। मेरे मन में घंटियां बज रही हैं जनरली। 2 क्लॉज 36, 2 क्लॉज 37, 2 क्लॉज 38, हाँ, 2 क्लॉज 22, 2 क्लॉज 7, 2 क्लॉज 10 एंड 2 क्लॉज 11। ये एंड पूरी डेफिनेशन इज 2 क्लॉज 34। डेफिनेशन समझ में आ गई? कोई भी हार्म कॉज हुआ है तो आपको कॉम्पनसेट करना है, चाहे डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हो, डिफेक्ट इन प्रोडक्ट हो। अब आप आ जाओ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कौन होता है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है, जो प्रोडक्ट को असेंबल करता है, जो प्रोडक्ट में अपना मार्क लगाता है, सिंपल बात है। अब ना एक चीज आप देखोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि प्रोडक्ट सेलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। लाइक बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर मैं उस प्रोडक्ट को बना रही हूँ तो मैं प्रोडक्ट को बेच भी सकती हूँ, और ऐसे भी सिनारियोज है मैं प्रोडक्ट को बना नहीं सकती लेकिन मैं सिर्फ प्रोडक्ट को बेच सकती हूँ। तो दो पूरे सिनारियोज को देखेंगे। तो पहले जो बंदा प्रोडक्ट बनाता है, जो उसको बेचता भी है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, रेंट पे चढ़ाता है, इंस्टॉल करता है, बनाता है, लेबल करता है, मार्केट करता है, वो भी एक मैन्युफैक्चरर है। जो डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, रीमैन्युफैक्चर करता है। या फिर जो प्रोडक्ट सेलर है वो भी मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट सेलर कौन है? प्रोडक्ट सेलर वो बंदा है जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लीज करता है, पैकेज करता है, सेम डेफिनेशन बिल्कुल ऊपर की, प्रोडक्ट को करता है। एंड इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरर जो एक प्रोडक्ट सेलर भी है और एक प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर भी है। बट कोई भी सेलर है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो प्रोडक्ट सेलर में नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर 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 आप फ्लैट्स में डील करते हो, डीलर हो, आप फ्लैट्स बेचते हो, है ना, या फिर कोई भी हाउसेस बेचते हो आप, तो आप आओगे प्रोडक्ट सेलर में। दिस इज द एक्सेप्शन। अगर आप प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सॉरी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज हो, जहाँ पर आपका जो वो है स्किल, ये ओपिनियन देना, सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि पैरासीटामोल प्रमोट करूँ बट, या फिर आपको रेकमेंड करूँ, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं कैसे रेकमेंड कर रही हूँ आपको पैरासीटामोल। मेरा खुद का स्किल है, मेरा खुद का जजमेंट है कि आपकी दिक्कत है, आपको बहुत बीमार हो इसलिए पैरासीटामोल खाओ, नॉट बिकॉज आप पैरासीटामोल खाओ, बट क्योंकि आप बीमार हो, आपका फीवर कम नहीं होगा, इसलिए आप पैरासीटामोल खाओ। सो दिस इज द स्किल, एंड वेयर स्किल इज इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट, देन यू आर अ प्रोडक्ट सेलर।
एंड कोई भी बंदा जो प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो सिर्फ फाइनेंशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप फ्लैट्स बेच रहे हो और आप लोन करवाना चाहते हो उन फ्लैट्स बेचने में, तो बंदा जो लोन करवा रहा है ही इज एक्टिंग इन फाइनेंशियल कैपेसिटी, ठीक है, ही इज नॉट, ही इज, ठीक है, एंड देन ही इज ओनली एक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, सो इन दैट केस ही इज नॉट अ सेलर। फिर इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी नहीं है वो। या फिर जो प्रोडक्ट को लीज करता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मैं रेंट कर रही हूँ अपना खुद का जो वो है, लेट्स से कोई फ्लैट या फिर कोई फ्लोर में रेंट पर चढ़ा रही हूँ, तो मैं फ्लैट को अगर रेंट पे चढ़ा रही हूँ लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं उसको ठीक से देख तो पाऊँ कि यार नल के काम कर रहे हैं, दीवारें ठीक हैं, या फिर कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, अगर मेरे पास उसकी कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो इन दैट केस मैं उसको इंस्पेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं प्रोडक्ट सेलर हूँ ही नहीं। और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट। मैं लेट्स से वॉशिंग मशीन अगर बेच रही हूँ तो मैं वॉशिंग मशीन असेंबल भी करवाती हूँ, इंस्टॉल भी कराती हूँ, इंस्टॉल करने की सर्विस दे रही हूँ मैं। गुड, गुड टू गो। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है। इससे पहले की डेफिनेशन सब खराब है यार, 39-40। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, अब जो इंपॉर्टेंट रह गई है वही रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, सर्विस, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, लास्ट डेफिनेशन है ये, फिर खत्म, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल चाइना ने एक पॉइंट पे क्या करा था ग्लोबल मार्केट में, उसने सिल्वर एक्सपोर्ट करना छोड़ दिया था। अब जब उसने सिल्वर एक्सपोर्ट करना छोड़ दिया तो जिसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तो क्योंकि चाइना को पता है कि उसके पास मोनोपोली है सिल्वर में और वो सिल्वर को अगर नहीं बेचेगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे मार्केट में, सो इज सम मैनिपुलेटिंग द मार्केट कंडीशंस, ठीक है, और इसका मतलब प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा एंड चाइना नोज दैट एंड चाइना इज मिस यूजिंग हिज पोजिशन। दिस मीन्स इट्स गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जहां पर मैनिपुलेशन प्राइस हो और इफेक्ट करे फ्लो ऑफ सप्लाईज को, ठीक है, जहां पर कंज्यूमर्स पे अनजस्टिफाइड कॉस्ट बढ़ जाए, सिल्वर बहुत महंगा होगा इस टाइम पर, तो दिस इज व्हाट, जब आप फ्लो ऑफ सप्लाईज पर इफेक्ट डाल रहे हो और कंज्यूमर्स पे अनजस्टिफाइड कॉस्ट बढ़ रहे हैं, देन इट इज नोन एज अ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। और ये तब होती है जब डीले हो जाए उन गुड्स को प्रोवाइड करने में जैसे चाइना ने करा, या फिर दिस इज नोन एज अ टाई इन अरेंजमेंट, दिस इज नोन एज व्हाट, द सेकंड कंडीशन इज नोन एज टाई इन अरेंजमेंट। ये कब होता है, एनी काइंड ऑफ ट्रेड प्रैक्टिस, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसी चीजें होती हैं कि आई हैव गॉन टू परचेज अ phone, and what these people are saying to me that you can only purchase the phone only if you get these earpods, and I'm like I have to purchase this phone, अब मैं क्या करूं, but I have to purchase these earpods also, so earpods को purchase करना is like I have to do it, like there is no option, otherwise I have to leave the phone. So this is what, you are buying something but you have to buy something else also in order to buy your desired product. This is known as tie-in arrangement, ठीक है। तो अगर कोई भी कंज्यूमर को एक बाय करनी पड़ी, हायर करनी पड़ी, अवेल करना पड़ रहा है कोई भी गुड या सर्विस एज अ कंडीशन प्रीसिडेंट फॉर बाइंग, हायरिंग और अवेलिंग, तो दिस इज ट्रायल अरेंजमेंट विच इज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, सर्विस क्या होता है। देखो बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड डेफिनेशन है ये। जब हमने पेपर लिखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सॉरी नॉट कंज्यूमर प्रोटेक्शन बट ऑन बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस, एंड आई ऑल्सो डिस्क्लोज रिगार्डिंग द पेपर। सो जब हमने पेपर लिखा था ना इस पर, तो बहुत अगेन जो चीजें इसमें जो दिक्कत प्रॉब्लमैटिक है ना वो मैं हाईलाइट कर दूं। कॉन्ट्रैक्ट फ्री ऑफ चार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। अब देखो क्या दिक्कत है, कोई भी ऐसा, देखो, और बट नॉट लिमिटेड टू एंड पोटेंशियल यूजर्स, यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज आ जाते हैं, लाइक जनरली टू एक्सप्लेन। पहली बात है सर्विस क्या होता है, सर्विस कोई भी को हो सकता है जो पोटेंशियल यूजर्स को भी दी जा सकती है। एक केस है जो आप पढ़ोगे, दैट इज आपका फकीर चंद गुलाटी वर्सेस उपल एजेंसीज, ठीक है। तो फकीर चंद गुलाटी, माई हैंड राइटिंग थोड़ी सी इज बैड, ओके, वर्सेस उपल एजेंसीज। दिस केस वाज रिगार्डिंग यू कुड से जॉइंट वेंचर, बट नहीं। अब देखो क्या होता है, बिल्डर फ्लोर्स होते हैं, यू गिव योर लैंड एंड बिल्डर मेक्स अ फ्लैट on that land and builder keeps one floor or two floors as per the contract जो भी बनता है। this is what, this is, you can ask your parents also, this is one of the arrangements which happens, this is known as a kind of builder floor thing, ठीक है, and this is how builder floor is made।
सो क्या हुआ था इस केस में, फकीर चंद गुलाटी gave his land to Uppal agencies to make a builder floor out of it, and he gave his land, you can say, as consideration only. एंड क्या करा, उसने बोला कि यार तुम्हें मार्बल इसके लगाने हैं, तुम्हें फ्लोरिंग इसकी करनी है, सीमेंट इसका लगाना है। बल ऊपर एजेंसीज ने कुछ अनऑथराइज्ड डेविएशंस कर दिए। इसमें उसने मार्बल कहीं और का लगा दिया, सीमेंट किसी और का लगा दिया, डिजाइन में चेंज ला दिया। ये गया कोर्ट में फकीर चंद गुलाटी और बोला भाई ऐसा क्यों है, तुमने ऐसे डेविएशन क्यों करे, जब मैंने बोला था मैं कंज्यूमर हूं, मेरे को कॉम्पनसेशन दो, है ना। एंड ऊपर एजेंसीज ने बोला कि आप कंज्यूमर नहीं हो, दिस वाज अ पार्टनरशिप। लोअर कोर्ट ने भी बोला दिस वाज अ पार्टनरशिप, लाइक बोथ द पीपल वर वर्किंग टुगेदर एंड इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, आपने लैंड दी, बदले में आप एक फ्लैट रख, मतलब एक फ्लोर रख लोगे। जो ऊपर एजेंसीज है, जो बिल्डर है, वो फ्लोर रख लेगी, फ्लैट बनाने के बाद आपको पूरा फ्लैट मिल जाएगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर। कोर्ट ने बोला भाई यू आर नॉट अ कंज्यूमर। बट लास्ट में जब मैं सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फकीर चंद इज अ कंज्यूमर। ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, जहां पर सिर्फ जो फकीर चंद गुलाटी है, ये दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। ठीक है, जहां पर जो फकीर चंद गुलाटी है, he is having control, not exactly control, but yes, he is just guiding the other person, he is guiding the builder वाला thing, और मे बी गाइडिंग ऊपर एजेंसीज रिगार्डिंग कि फ्लैट कैसे बनाना है, ही इज जस्ट गाइडिंग हिम। ठीक है, जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्री सर्विस ऑफ फ्री ऑफ चार्ज और अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विसेज, सो इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। ठीक है, अगर मैंने बीच में उल्टा बोल दिया हो तो जस्ट इग्नोर दैट। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, जहां पर दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज गाइडिंग द ओपल एजेंसीज फॉर अ कोलैबोरेशन अग्रीमेंट। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस पर्सन इज अ कंज्यूमर बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज, एंड ओपल एजेंसीज हैज टू कॉम्पनसेट फकीर चंद गुलाटी। ठीक है, एक दूसरा केस जो पोटेंशियल यूजर्स, मतलब दिस इज नॉट रिगार्डिंग पोटेंशियल यूजर्स, दिस इज रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। वीपी शांता वाला केस भी हम पढ़ेंगे, बट पोटेंशियल यूजर्स का we have one of the cases which is basically regarding Lucknow Developmental Authorities case versus MK Gupta. So basically उस केस में क्या हुआ था, अगर आपने जेपी इंफ्राटेक का केस सुना, लाइक क्या होता है, लाइक थोड़े एरियाज में, लाइक नोएडा, गुरुग्राम, जहाँ पर आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाते हो, अपार्टमेंट्स बनाते हो, लोग पैसा दे देते हैं पहली, और अपार्टमेंट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, एकदम मूव इन नहीं होते, वो हो रही होती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लोग उस टाइम इसलिए पैसे देना करते हैं क्योंकि अपार्टमेंट्स का वैल्यू कम होती है। तो कंज्यूमर्स जो हैं या जो भी कस्टमर्स है, वो पैसा देते हैं कि हमारा अपार्टमेंट बन जाएगा, फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने पैसा दिया और अपार्टमेंट में बने ही नहीं, लखनऊ डेवलपमेंटल अथॉरिटी ने बनाई ही नहीं, और लोगों ने स्यू कर दिया कि भाई हम कंज्यूमर से, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें कॉम्पनसेशन दो। लखनऊ डेवलपमेंटल अथॉरिटीज ने बोला नहीं देंगे, आप तो कंज्यूमर हो ही नहीं। बट कोर्ट ने बोला ये पोटेंशियल यूजर्स थे, तो ये कंज्यूमर्स थे। पोटेंशियल यूजर्स लिखा है ना, माना वो फ्लैट में रह नहीं रहे थे क्योंकि फ्लैट बने नहीं थे, बट वो पोटेंशियली तो रहने वाले थे ना, सो देयरफॉर दे वर कंज्यूमर्स। दिस इज अगेन वन ऑफ द केसेस। एंड अगर आप देखोगे, लाइक लेट्स से हम बोलते हैं कि एडवोकेट्स जो हैं, एडवोकेट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एम्बिट में नहीं आते बिकॉज ऑफ दिस केस व्हिच वाज डीके गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डीके गांधी 24 का केस था। एडवोकेट्स एक्ट पता है 1961, एडवोकेट्स से गवर्न होते हैं। एंड यहाँ पर ये बोला गया था व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस मीन्स दैट एक पर्टिकुलर जो वो है ना, बंदा है, वो एक बंदे पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, जहां पर मास्टर सर्वेंट पर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। क्या इस जजमेंट में बोला गया, ऐसा क्या हुआ कि हमने बोल दिया कि जो क्लाइंट और काउंसिल, मतलब क्लाइंट और लॉयर का रिलेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस में है। हमने ऐसा क्यों बोला, हमने इसलिए बोला कि क्लाइंट एक्सरसाइज करता है कंट्रोल ओवर द एडवोकेट वाया वकालतनामा। कोर्ट में कभी जाओगे, देखोगे वकालतनामा पे लिखा होता है कि मैं क्लाइंट में एडमिनिस्टर करता हूँ इस पर्टिकुलर काउंसिल को मेरे केस के लिए। यू आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द काउंसिल, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। एंड बिकॉज डज नॉट इंक्लूड लिखा है
Service के definition CPA does not include contract of personal service. So therefore, it does not come within the ambit of service, and this comes under separate ambit of the Advocates Act. And इसलिए जो हमारा client counsel का relation है does not come under, lawyers do not come within the ambit of CPA. यही डिबेट चल रही है. वीपी शांता वाला जजमेंट आप पढ़ोगे, या फिर जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पढ़ोगे, मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक पढ़ोगे, निजाम हॉस्पिटल पढ़ोगे, अपोलो हॉस्पिटल्स पढ़ोगे, या फिर कुणाल शाह वर्सेस एएमआरआई हॉस्पिटल पढ़ोगे, या फिर समीरा कोहली वर्सेस प्रभा मनचंदा पढ़ोगे. ऐसे अनगिनत केसेस हैं. तो इन केसेस को पढ़ोगे और आप रियलाइज करोगे कि यही डिबेट चल रही है कि क्या डॉक्टर्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एम्बिट में आते हैं, जब यहाँ पर कहीं भी मेडिकल सर्विसेज नहीं लिखा. जब 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बना रहे थे, उसके ड्राफ्ट में जब ये ड्राफ्ट प्रेजेंट हो रहा था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने वर्ड मेंशन करके रखा था मेडिकल सर्विसेज का एक्सप्लिसिटली एक्ट में. बट उन्होंने क्यों हटाया इसको, दिस इज द पॉइंट. ऑल्सो अगर आप पिछले पुराना आईपीसी खोलोगे 304A ऑफ आईपीसी, वहां पर लिखा था कि नेग्लिजेंस कैसे प्रूव होगी. आपने आपका रेकलेसनेस से ग्रॉस नेग्लिजेंस आपकी पनिशमेंट थी. अब जो नया बीएनएस आया है उसमें अगर आप 106 खोल के देखोगे, ग्रॉस नेग्लिजेंस रेकलेसनेस, वहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की पनिशमेंट क्यों 2 साल है, और नॉर्मल किसी बंदे ने जिसने ग्रॉस नेग्लिजेंस करा क्यों 5 साल है. ठीक है. और क्यों आपने डेलिबरेटली डिस्कशन में पार्लियामेंट में मेडिकल सर्विसेज को एक्सक्लूड करा था सर्विसेज से. दिस इज द क्वेश्चन बिफोर द पार्लियामेंट एंड बिफोर एनीबडी इन द कंट्री, बट नॉट लिमिटेड टू. बट लोग ये यूज करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया बट नॉट लिमिटेड टू, मीनिंग मतलब इसमें सिर्फ इतने में तो नहीं है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और सप्लाई तो इनकम पास नहीं करती ना, ये इंश्योरेंस. बट नॉट लिमिटेड टू मतलब मेडिकल भी करती हैं. और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का क्या कहना है, बट भाई हमारे एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, डॉक्टर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द क्लाइंट. डॉक्टर बताता है क्लाइंट को क्या करना है क्या नहीं करना, एक लेमन को क्या समझ में आएगा. सो दिस इज द डिबेट विच गोज ऑन ऑलवेज. मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस अगर आपको पढ़ने हैं, अगेन सारे पढ़ लेना. जेकब मैथ्यू वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक, समीरा कोहली वर्सेस डॉक्टर प्रभा मनचंदा, कुणाल शाह वाला मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, निजाम इंस्टीट्यूट केस, अपोलो हॉस्पिटल, अपर्णा भट्ट वर्सेस अपोलो हॉस्पिटल्स, वीपी शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बस यही केसेस हैं. ठीक है. ओके, सो दिस वाज द थिंग. और नेक्स्ट पर हम आते हैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ोगे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पढ़ लिया है क्या है. लास्ट बिट बची है थोड़ी सी. ठीक है. अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में बनाया जाता है एंड कंज्यूमर ऑन द अदर हैंड. अब देखो क्या बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में. अगर आप बोल रहे हो बहुत हाई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स टू बी गिवन बाय कंज्यूमर, आप एक फ्लैट ले रहे हो, एक्सेसिवली बहुत हाई पेमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट की देनी पड़ रही है, दिस इज नॉट अलाउड. हाँ होता है कि आप 2 महीने इन एडवांस देते हो, 3 महीने एडवांस की सिक्योरिटी देते हो, बट बहुत ज्यादा मांग रहे हो आप, दिस इज बैड. अगेन imposing a penalty on the consumer for the breach of contract which is wholly disproportionate to the loss. मान लो लॉस होना था 15K का, बट आपने पेनल्टी उस पर लगा दी 15 लाख की, हाईली डिस्प्रपोर्शनेट, राइट. अर्ली रीपेमेंट ऑफ डेट, अगर आप जाते हो लोन लेने एंड उनके क्लॉजेस आप ध्यान से पढ़ोगे तो काफी लोग बोलते हैं कि अर्ली पे, अगर आप पे ऑफ कर दो लोन को तो दिस इज गोइंग टू बी not allowed by the bank, this would not be acceptable by the bank and the penalty would be imposed on you because banks का loss होता है. तो अर्ली प्रीपेमेंट, इसलिए लोन लेने जाओ तो बैंक के अच्छे से आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो. ओके, राइट. नेक्स्ट पर हम आते हैं एंटाइटलिंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली. ठीक है, विदाउट रीजनेबल कॉज. यूनिलैटरली आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दो, दूसरे पार्टी को तो हार्म हो जाएगा. Permitting the effect to assign the contract to detriment of other party who is the consumer without his consent. This is an unfair contract and imposing consumer एक बहुत unreasonable charge obligation सा लगा दो कि यार आपको तो इतने पैसे पे करने हैं, but this was completely disproportionate. Okay. Permitting or has the effect of permitting one party to assign the contract to the detriment of the other party. You are a landlord,
and let's say I am the landlord and I have the name of my tenant is ABC. अब क्या हो रहा है, आई एम प्लानिंग टू सेल माई प्रॉपर्टी टू मिस्टर एक्स हैज परचेज माई प्रॉपर्टी, बट you tell me, is it right if I sell my property to X during the tenure when ABC is the tenant and without the consent of the tenant? Is it allowed? Yes, it is allowed. It is an exception to this principle. But if any conditions come up, let's say um, I sell clothes to my customers, or maybe I have signed a contract, a 15-year contract with, let's say, person X to supply apparel. I sell my company to some Mr. Y. This contract, and that too I have done without, let's say, without reconsidering the terms and conditions of the contract, or maybe without talking to the my customer, or without having a word, without changing the terms of the contract. So in that case, if you see, then this the person is going to be disproportionately harmed, right? एंड बहुत अनफेयर एडवांटेज पा जाएगा, लाइक यू आपने सारा ट्रस्ट दिया मेरे को 15 साल का, एंड आई एम ब्रेकिंग दैट ट्रस्ट बाय सम अदर पर्सन टेकिंग ओवर माय कंपनी. यू अंडरस्टैंड, दिस इज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, नाउ इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो उठा रही हूँ बिकॉज दिस डेफिनेशन इज गोइंग टू टेक टाइम. सो स्टिल टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय.